बचे हैं। ईश रोते हुए जल्दी से अपने घर जाने लगता है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स को देखना था। उसे पता भी था कि वो खुद इस बीमारी से इसलिए बच गया क्योंकि वो पिछले कई महीनों से जंगल में अकेला रह रहा था। अब घर आते ही ईश देखता है कि यहाँ तो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी कई दिन से मरे पड़े थे। अब वो कुछ देर रियलिटी को स्वीकार करने के बाद अपने पेरेंट्स की कब्रें खोदने लगता है ताकि उनके लास्ट राइट्स कर सके। अब आने वाले कुछ दिनों में वो समझ चुका था कि यहाँ उसके टाउन में अब उसके अलावा कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसके अलावा और भी कुछ सर्वाइवर्स बाहर तो बचे ही होंगे जो कि शायद से उस बीमारी से इम्यून रह गए होंगे। इसीलिए अब सेफ्टी के लिए साथ में गन और बाकी सप्लाईज लेकर वो लास वेगास शहर में जाने लगता है। रास्ते में जो ब्रिज उसे शहर से जोड़ता था वो भी ब्लॉक्ड पड़ा था। सो इसको काफी लंबा सफर तय करने के बाद दूसरे रास्ते से लास वेगस में जाना पड़ता है। लेकिन अब ये शहर भी खाली पड़ा था। यहाँ दूर दूर तक कोई भी जिंदा नहीं है। बड़े बड़े होटल्स और कसिनोज खाली पड़े थे। सो ईश अब थक हार कर एक फेमस होटल में रुक जाता है। यहाँ अब चूंकि सब कुछ उसके लिए फ्री था तो वो महंगी वाइन्स पीने लगता है कि अब अगली ही रात उसके पास दो और सर्वाइवर्स मिल्टन और एन आते हैं जो कि उसी की तरह इस बीमारी से इम्यून थे। वे बताते हैं कि वे पिछले कई दिनों से ऐसे ही महंगे होटल्स में रह रहे थे। मिल्टन इसको आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट भी दिखाता है जिसमें अनाउंस किया जा रहा था कि वैज्ञानिक इस नई बीमारी का एंटीडोट नहीं खोज पाए और इसके बाद विभिन्न देशों में गृह युद्ध छिड़ गया। लोग राशन पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे और सिर्फ कुछ ही दिनों में हर कोई मारा गया। ईश जान पाता है कि मिल्टन और एन ने आज पहली बार किसी और जिंदा इंसान को देखा है, यानी कि पूरी दुनिया में जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या बहुत कम होने वाली है। वो ये भी जान पाता है कि इतने दिनों से अकेले रहने पर मिल्टन और एन की मानसिक हालत बहुत खराब है। एन रिवील करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चों को मरते हुए देखा था।